सिक्स्थ करेक्टर हमारे पास आता है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी। पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी का मतलब अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक अफेयर्स। सिविल सोसाइटी वही जो हमने पहले पढ़ा कि एक सिविल सोसाइटी पब्लिक अफेयर, सिविल सोसाइटी का काम होता है कि वो पब्लिक अफेयर्स में काम करे, उनमें हिस्सा ले। व्हेन पब्लिक विल पार्टिसिपेट इन अफेयर्स देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी। जब आम लोग, एक लोकल काउंसलर जो हमारा आम बंदा होता है लोकल गवर्नमेंट का, उसका एक लोकल, जब आम लोग पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो गुड गवर्नेंस होगी। एग्जाम्पल ई गवर्नेंस पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, जो ऐप एक इनिशिएटिव लिया गया है पीटीआई रिजीम के द्वारा, पीटीआई गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप एक ऐप से अपने इलाके के किसी भी ऑफिसर की कंप्लेन कर सकते हैं। तो अभी आप एक आम सतह पर हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन दरमियान में सिटीजन पोर्टल ने इतनी ई गवर्नेंस में इतनी आसानी पैदा कर दी है कि इसने ब्रिज बना दिया कि आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कंप्लेन कर रहे हैं। पॉलिटिकल फिजिकल फेडरलिज्म प्लस लोकल गवर्नमेंट प्लस सेनेट। जब आप लोकल गवर्नमेंट को, ये फेडरलिज्म का आइडिया होता है कि जब आप के पावर्स को डिवाइड कर दिए जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग एक सोसाइटी में, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर मल्टीपल एथनिसिटी रहती हैं, मतलब कि पश्तून भी हैं, बलूच भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी हैं भी हैं, पीबीएस, पीबीएस भी, ये तो कोई कोई नाम बन गया। तो मिसाल एथनिसिटी ज़्यादा हो, डाइवर्स हो, तो उसमें हर इलाके का बंदा, हर कौम का बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। जो हमारे नेशनल असम्बली में होता है, बलूचिस्तान से भी लोग होते हैं, पंजाब से भी होते हैं। जो हमारे सेनेट में होता है कि सब बराबर के होते हैं। नेशनल असम्बली में तो पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली पंजाब के लोग, उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गई। तो इसके अलावा सेनेट में, मासिवा सेनेट में सबकी पार्टिसिपेशन इक्वल है, होती है, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो केपीके से हो। सबके मेंबर्स इक्वल होंगे ताकि माइनॉरिटीज़ के राइट दबाए ना जा सकें। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। सेवंथ वन इज कंसेंसस ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। ये वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि अगर मुख्तलिफ, जैसे कि बलूचिस्तान मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और पंजाब मुख्तलिफ को, अगर इन दोनों के दरमियान कोई क्लैश आ जाए तो एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद हो जो इनके रिजॉल्व को, इनके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके, इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। contextual understanding or social, historical, and cultural variables of society. Example, forms like parliament की तरह forms or political parties. Dictatorship not sustainable. Ishrat Hussain in governing and in the ungovernable. ये एक बुक है, ठीक है, इशरत हुसैन की गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इसमें इन्होंने एक खूबसूरत अल्फाज में लिखा है कि डिक्टेटरशिप जो होती है वो कभी भी, जो डिक्टेटरशिप के जो फैसले होते हैं डिक्टेटर के, वो एक सेवरल ग्रुप को नहीं बल्कि एक मखसूस ग्रुप को वो देखते हैं। वो उनके फैसले एक मखसूस ग्रुप के लिए होते हैं। अगर वो फैसले एक टाइम बीइंग के, मतलब एक टाइम के लिए वो अच्छे हों, अच्छे साबित हों, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सही साबित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक डिक्टेटर सिर्फ अपनी एथनिसिटी का सोचता है या सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप का सोचता है, सबका नहीं सोचता। एट्थ करेक्टर है गुड गवर्नेंस का, वो इक्विटेबल हो। इसे हमने डिस्कस भी कर लिया है
कि all sectors of society have opportunity to improve, maintain their well-being. Equality of opportunity, equality of outcome, special quotas are example of equitability. Article 27 basis of quotas. जो इक्विटेबल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आपने देखा है कि वुमेन के, ठीक है, वुमेन के स्पेशल कोटाज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में भी और नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी इनके स्पेशल कोटाज होते हैं। आपने इक्वलिटी तो ले आया है, आपने सबको कहा तो ठीक है कि जो इलेक्शन में जीतेगा, लेकिन अभी आप उनको जो पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, जिनके पास जो इतने मालदार नहीं है, इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, आप उनको प्रमोट भी कर रहे हो। तो स्पेशल कोटाज हो, इक्वेटिबिलिटी हो गुड गवर्नेंस में। आप इन सब को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ये सब कुछ है भी, और अगर है तो इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, इसकी आप एक खूबसूरत सी समरी भी निकाल सकते हैं पेपर में, विच विल गिव यू मोर मार्क्स। And the ninth one and the last one is strategic vision. Strategic vision हो, government should have long term perspective on governance and human resources. एक लॉन्ग टर्म विजन हो, ये ना हो कि अभी का मेरा फैसला जो है वो फैसला अच्छा तो हो लेकिन वो अभी की गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो, अभी की मेरी जो गवर्नमेंट होगी उसको सपोर्ट करेगा, वो फैसला अच्छा तो होगा लेकिन अभी के लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म, अगर फॉर एग्जांपल आईएमएफ के पास पाकिस्तान बार बार जाता है, हमने देखा है, तो अगर आईएमएफ से आप कर्जे लेते हो, अगर आप ज़्यादा कर्जा लेते हो, आपको कर्जा मिल गया, आपने कर्जों से अपने आवाम में टैक्स कम कर लिया, आपने चीज़ें सस्ती कर ली, आपने सैलरीज बढ़ा दी, आपने चीज़ें दी, तो ये फ़ैसला अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आईएमएफ से जब आप कर्जा ले रहे हो तो कल को वो वापस तो लेगा ना, तो आपको दोबारा आईएमएफ को पे तो करना पड़ेगा। तो वो कौन पे करेगा? वो भी तो आप ही पे करोगे। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपके बच्चे पे करेंगे। एग्जैक्टली। तो जब वो पे करेंगे तो ये वो पे करेंगे तो वो अपने जो दादा या परदादा या जो भी गवर्नमेंट्स पहले गुजरी हैं उनको वो अच्छा नहीं समझेंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक विजन हो। एग्जाम्पल इसकी आती है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हम जो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में रिसेंटली ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कार्बन की एमिशन है CO2 की और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम किया जाए, माइनस किया जाए। तो ये इसी वजह से, ताकि जो फ्यूचर की जो जनरेशन है जो आएंगी, अभी के लिए तो आपकी कंट्री, अगर आप नहीं करोगे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाओगे तो अभी के लिए तो उनको फ़ायदा है, लेकिन कल को जो आपके बच्चे आएंगे उनके लिए नुकसान है। सस्टेनेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, ठीक है, ऑयल है, क्रूड ऑयल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पानी है, तो इसको आप एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो, कम से कम तरीके से इस्तेमाल करो कि वो कल के अगली जनरेशन के लिए भी बचें। तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस के। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।